हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम इंग्लिश ग्रामर के एक नए टेस्ट को सॉल्व करेंगे। ये टेस्ट आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपका फुल इंग्लिश ग्रामर का रिवीजन हो जाएगा और आपको नए रूल फिर से रिवाइज हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बस आपको लाइक से सब्सक्राइब करना है एंड अपना स्कोर भी बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन, ही इज टू डैश टू बी डिसीव्ड इजली। यहाँ पर टू टू का पेयर बन रहा है तो वह इतना डैश है कि उसे आसानी से धोखा नहीं दिया जा सकता। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? देखो, जब भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन या फिर सिंथेसिस क्वेश्चन आएंगे तो इसी तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे एग्जाम में। यहाँ पे टू टू का आपको जब पेयर दिया जाएगा, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस वर्ब, ये आपको नेगेटिव सेंस देता है। याद रखना है, यहाँ पर कोई भी नॉट यूज नहीं है सेंटेंस में, पर जो इसका मीनिंग निकलेगा वो हमेशा क्या निकलेगा? नेगेटिव निकलेगा, नेगेटिव सेंस देगा। वह इतना कि नहीं, इतना कि नहीं, टू टू का मतलब होता है इतना कि नहीं। तो यहाँ पर डिसीव्स का मतलब होता है धोखा देना। तो वह कितना क्या नहीं है कि उसे धोखा नहीं दिया जा सकता, कि मतलब वो इतना है कि उसको धोखा नहीं दिया जा सके। मतलब ही इज़ टू इंटेलिजेंट टू बी डिसीव्ड ईजली, यानी कि वह इतना बुद्धिमान है कि उसे आसानी से धोखा नहीं दिया जा सकता। बाकी के स्ट्रॉन्ग, मॉडर्न, काइंड यहाँ पर फिट नहीं होंगे। यहाँ पर इसका टू टू का मतलब हमेशा नेगेटिव सेंस में आता है। कोई व्यक्ति इंटेलिजेंट होगा तभी तो उसे धोखा देना मुश्किल होगा। द स्ट्रक्चर टू एडजेक्टिव प्लस टू प्लस वर्ब implies अ नेगेटिव आउटकम। इंटेलिजेंस मेक्स अ पर्सन डिफिकल्ट टू डिसीव। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर इंटेलिजेंट हो जाएगा। टू टू हमेशा नेगेटिव सेंस देता है, इसका मतलब है नहीं। तो याद रखना है, ये हमेशा नेगेटिव सेंस देता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई डू नॉट वांट योर हेल्प। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? अब आप सोच लो, यहाँ पर ए बी सी डी में से राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर देखो, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में हम जब चेंज करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड पास्ट टेंस में है, इसलिए हम रिपोर्टेड स्पीच का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डू नॉट को हम किस में चेंज कर देंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस डिड नॉट में चेंज कर देंगे। याद रखना ये। तो यहाँ पर प्रोनाउन भी चेंज होंगे। तो यहाँ पर जब हम चेंज करेंगे तो वो पहले देखते हैं। यहाँ पर ही सेड कॉमा इन्वर्टेड का आई डू नॉट वांट योर हेल्प, तो पहले टेंस को हमने चेंज करना देख लिया है। तो यहाँ पर देखो, एलिमिनेट करते जाओ, एलिमिनेशन से बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। यहाँ पर डज है क्योंकि हमें डिड नॉट चाहिए, अब दो में डिड नॉट है। तो पहले देखते हैं, डिड के साथ में कभी भी ईडी नहीं आता, यानी सेकंड फॉर्म नहीं आती, हमेशा बेस फॉर्म आती है। तो ही सेड राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ही सेड दैट ही डिड नॉट वांट माई हेल्प। यहाँ पे यू सेकंड पर्सन है, किससे चेंज किया होगा? अकॉर्डिंग टू आई के ऑब्जेक्ट से माई चेंज हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट ग्रज डू यू हैव डैश मी। ग्रज के साथ में हमेशा प्रपोजिशन अगेंस्ट का यूज़ होता है। इस ग्रज का मतलब होता है शिकायत होना। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन द करेक्ट प्रपोजिशन टू यूज विद ग्रज इज अगेंस्ट मीनिंग इन अपोजिशन टू। यहाँ राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखना, फिक्स रहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, द डिसीजन वॉज मेड यूनेनिमसली। यूनेनिमसली का यहाँ पे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। ये यूनेनिमसली क्या है? एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब या फिर नाउन है। यहाँ पर देखना है कि यूनेनिमसली का मतलब सर्वसम्मति से, मतलब सभी की उससे सलाह से। तो यहाँ पर जो मेड वर्ब है उसको डिस्क्राइब कर रहा है। यहाँ पर काम कैसे हुआ कि सर्वसम्मति से हुआ है। तो जो शब्द वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं वो एडवर्ब होते हैं। अक्सर एल वाई से जो खत्म होते हैं उनको हम एडवर्ब ही कहते हैं। तो यहाँ पर एल वाई से भी खत्म हो रहा है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर एडवर्ब हो जाएगा। याद रखना, ये मेड वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो इसलिए ये एडवर्ब है। द वर्ड यूनानिमसली मॉडिफाइज द वर्ब मेड डिस्क्राइबिंग हाउ द एक्शन वाज परफॉर्म्ड मेकिंग इट एन एडवर्ब। तो याद रखना है, जो भी वर्ड हमेशा वर्ब को मॉडिफाई करेगा वो हमेशा एडवर्ब होगा। और इसमें देखो एल वाई भी लगा है, तो वैसे भी हम पहचान सकते हैं कि ये क्या है? एक एडवर्ब है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, वी वेटेड अंटिल द रेन स्टॉप। यहाँ पर वी वेटेड एक क्लॉज है, द रेन स्टॉप दूसरी क्लॉज है। दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? यहाँ पर अंटिल कर रहा है। तो ये क्या है? ये आपका होमवर्क है, आप लोग मुझे कमेंट करके इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट एक्सरसाइज। यहाँ पे डिफिकल्ट का आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। यह एक बहुत मुश्किल अभ्यास है, यानी एक्सरसाइज है। तो यहाँ पर जो डिफिकल्ट वर्ड है वो एक्सरसाइज नाउन की विशेषता बता रहा है। यहाँ पर क्या है? ये एक्सरसाइज जो नाउन है इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो ये नाउन की विशेषता बताने वाले जो वर्ड होते हैं वो हमेशा एडजेक्टिव होते हैं। द वर्ड डिफिकल्ट मॉडिफाइज द नाउन एक्सरसाइज मेकिंग इट एन एडजेक्टिव। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा, एक्सरसाइज क्या है? यहाँ पर नाउन है। देखो पहले एक्सरसाइज को समझ लो, एग्जाम में अगर एक्सरसाइज आ गया तो कैसे पहचानोगे ये नाउन है? तभी तो आपने एडजेक्टिव को पहचाना है। तो देखो नाउन क्या होती है? नाउन हमेशा अपने पहले आर्टिकल लेती हैं या फिर इनके साथ में इनके पहले एडजेक्टिव आता है।
तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव किसके लिए आया है? नाउन के लिए आया है। और यहाँ पर दिस इज़ अ, यहाँ पर जो ए लगा हुआ है तो ये किसके लिए आया है? डिफ़िकल्ट के लिए, वेरी के लिए नहीं। तो ये किसके लिए आया है? ये एक्सरसाइज़ के लिए आया है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एक्सरसाइज़ एक नाउन है। समझ आ गया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ए, एन, द एडजेक्टिव किसके लिए आते हैं? ये हमेशा आते हैं किसके लिए? नाउन के लिए। तो यहाँ पर ए किसके लिए लगा है? ये नाउन के लिए लगा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये नाउन है। अब थोड़ा-सा समझ लेते हैं एक्सरसाइज़ कब नाउन बनता है और कब वर्ब का काम करेगा। तो अब थोड़ा-सा हम इसको कॉन्सेप्ट के थ्रू समझते हैं। देखो यहाँ एक्सरसाइज नाउन बना है, एक्सरसाइज इज़ गुड फॉर हेल्थ। यहाँ पर एक्सरसाइज एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। जब सब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो भी ये नाउन है। तो हमने पहचान लिया ये सब्जेक्ट बना, और एक सब्जेक्ट सिर्फ हमेशा नाउन बन सकता है और प्रोनाउन बन सकता है, तो ये नाउन है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज, यहाँ पर टीचर ने हमें डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज दी, तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो भी ये नाउन है। क्या कर रहा है? ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, जैसे ये सेंटेंस में कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पर। तो ये भी यहाँ नाउन है। बाकी हम अब थोड़ा-सा वर्ब को समझ लेते हैं। जब ये वर्ब की तरह काम करेगा तो इसका मतलब हो जाता है एक्शन करना। क्या हो जाता है इसका मतलब? एक्शन दिखाना हो जाता है। और वर्ब को पहचानने की ट्रिक यही होती है उनके उसमें कर्ता के अकॉर्डिंग हम एस, ईडी, आईएनजी को यूज़ करते हैं अपने टेंस के अकॉर्डिंग। जैसे आई एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग, तो यहाँ पर आई है ना, तो प्लूरल है इसलिए हमने एक्सरसाइज का यूज़ किया। तो ये यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है, मैं करता हूँ, एक एक्शन बताया जा रहा है। यहाँ पर शी एक्सरसाइजेज डेली, यानी कि शी क्या करती है? वो डेली एक्सरसाइज करती है। तो यहाँ पे ई एस लग गया, शी के अकॉर्डिंग लग गया। तो ये क्या है? जब वर्ब में एस या एस लगता है, ईडी लगता है, आईएनजी लगता है, तो वो हमेशा वर्ब होते हैं। तो यहाँ पे ये एक्शन का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है। समझ आ गया होगा? जब एक नाम की तरह काम करेगा, नेम बन जाएगा, तो वो नाउन है, और जब एक्शन बनेगा तो वर्ब है। क्वेश्चन नंबर 7, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हु आर यू। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? उसने क्या कहा? उसने मुझसे कहा तुम कौन हो। इनडायरेक्ट स्पीच में हु के बाद स्टेटमेंट ऑर्डर क्या हो जाता है? हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो जाता है। तो यहाँ पर हु के बाद हम क्या यूज़ करेंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का यूज़ करेंगे। बस यही आपको बस याद रखना है, हमारा स्टेटमेंट बन जाएगा। स्टेटमेंट ऑर्डर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो जाएगा। क्वेश्चन ऑर्डर वर्ब प्लस सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर टेंस पास्ट में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आर यू का हम आई वाज में चेंज कर देंगे। दैट का यूज़ हु के साथ नहीं होता है। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन का ऑर्डर चेंज होकर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड द टेंस शिफ्ट टू द पास्ट। तो यहाँ राइट ऑप्शन देखो अब क्या हो जाएगा? ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हु आर यू। उसने मुझसे कहा कि तुम कौन हो। तो इसमें सबसे पहले हम एलिमिनेट करते हैं। तो देखो हम हु आर यू को हम इसमें आई वॉज में चेंज कर देंगे, प्रेजेंट को हम पास्ट में चेंज करेंगे ना। यहाँ पर देखो यू सेकंड पर्सन है, हम मी से चेंज करेंगे तो मी का सब्जेक्ट आई होता है, तो आई हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ही आस्क्ड मी हु वॉज आई, ये नहीं होगा, सेकंड सी हो जाएगा। ही आस्क्ड मी हु आई वॉज, यहाँ पर दैट नहीं लगेगा, यहाँ पर दैट लगा दिया ना टू में, इसलिए गलत हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, ETC इज़ एब्रिविएशन ऑफ। ये जो क्वेश्चन मैंने लिए लेटर राइटिंग से लिए हैं, एग्जाम में इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो LT एग्जाम देने जा रहे हैं लेटर से भी क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ आपको बताना है एटसेट्रा, ये इसका मतलब होता है एटसेट्रा। क्या होता है? एटसेट्रा होता है, इसका मतलब आपको याद रखना है। इसका मतलब होता है ETCETRA, तो एटसेट्रा होता है इसका मतलब। और और इंग्लिश में अगर हम देखें एंड सो ऑन, इसका आगे होता है, और इसके बाद में जो भी है इसके लिए हम एटसेट्रा का यूज़ करते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, द मीनिंग ऑफ नोटावीन इज। नोटावीन का मतलब क्या होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। इसका मतलब होता है नोट वेल, सही से लिखो, यानी अच्छी तरह ध्यान दो। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हाईलाइट करने के लिए नोट पैल यानी नोटोविन का यूज़ करते हैं लेटर्स में। व्हाट इज़ PS इन अ लेटर? PS का फुल फॉर्म क्या होता है? PS का मतलब होता है पोस्ट स्क्रिप्ट। इसका मतलब होता है पत्र लिखने के बाद जोड़ा गया, यानी कुछ अतिरिक्त जानकारी। नेक्स्ट है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन भी आएगा यहाँ पर। राम, श्याम और मैं सब क्या है? बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्र हैं। यहाँ पर हिंदी टू इंग्लिश इसका ट्रांसलेशन करना है हमें। इंग्लिश ग्रामर में जो भी शिष्टाचार का नियम होता है, जो हम अच्छी बात करते हैं जहाँ पर, तो वहाँ का जो रूल होता है, रूल ऑफ कर्टसी को जब हम फॉलो करते हैं तो प्रोनाउन का जो ऑर्डर होता है वो क्या हो जाता है? 2 3 1 हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? 2 3 1 हो जाता है। तो यहाँ पर देखो यू सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन क्या है? राम हो जाएगा, राम श्याम हो जाएगा, ही हो जाएगा, शी हो जाएगा, दे हो जाएगा, एंड फर्स्ट पर्सन आई होता है, आई और बी होता है। तो यहाँ पर साथ में प्लूरल वर्ब आर का यूज़ होगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? फर्स्ट हो जाएगा यू, राम, श्याम एंड आई आर ऑल फास्ट फ्रेंड्स।
वर्ड ऑर्डर, प्रोनाउन का ऑर्डर याद कर लो, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल गलती नहीं होगी। सेकंड, थर्ड, फर्स्ट को रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्कूल पहुंचकर मैं प्रधानाचार्य से मिला। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, अब आप सोच लो। ये क्या है, एक पार्टिसिपल का यूज़ करके हमें सिंपल सेंटेंस बनाने का बताया गया है। तो हैविंग रीच्ड यानी इसका मतलब हम यूज़ करेंगे, हैविंग रीच्ड का यूज़ करके हम अपना सेंटेंस बनाएंगे। इसका मतलब है हैविंग रीच्ड का मतलब होता है पहुँचकर या फिर पहुँचने के बाद की बात करता है। एक काम पूरा होने के बाद दूसरा काम हुआ है। पहले स्कूल पहुँचा है, फिर प्रधानाचार्य से मिला है। तो हैविंग रीच्ड द स्कूल आई मेट द प्रिंसिपल। एक काम हो खत्म होने के बाद जब दूसरा काम होगा तो हैविंग रीच्ड का हम यूज़ करेंगे। हैविंग के साथ रीचिंग यहाँ नहीं आएगा, रीचिंग स्कूल यहाँ गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, विद अ हाई हैंड। हाई हैंड का मतलब क्या होता है, तानाशाही तरीके से, इन अ डिक्टोरियल वे हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये ईडियम फ्रेज का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिक्टोरियल वे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, द ईडियम डबल डच का मतलब क्या होता है। डबल डच का मतलब होता है कि आप ऐसी भाषा बोलते हैं जो किसी को समझ में ही ना आए, वो उसको हम डबल डच बोलते हैं। समझ से बाहर की जो भाषा होती है, तो ऐसी भाषा को हम डबल डच बोलते हैं। राइट ऑप्शन अनइंटेलिजिबल हो जाएगा, अनइंटेलिजिबल लैंग्वेज हो जाएगा। और भी देख लेते हैं, एग्जाम में अगर डबल डच से मिलता जुलता कोई वर्ड आ गया जिसका मतलब ये हुआ जो भाषा समझ में ना आए, तो उसको हम क्या क्या बोल सकते हैं। एक इडियम होता है, इट्स ऑल ग्रीक टू मी, मम्बो जम्बो। तो इन सब का मतलब ही क्या होता है, जो भाषा समझ में ना आए, मम्बो जम्बो। ठीक है। अल्फ़ाबेट सूप, इसका मतलब भी हम वही करते हैं जिसमें बहुत सारे अल्फ़ाबेट का यूज़ कर लिया जाए, एक्सेसिव यूज़ कर लिया जाए, जिससे हमें कुछ समझ में ही ना आए। तो इन सब का मतलब क्या होता है, डबल डच, यानी ऐसी भाषा जो समझ में ना आए। तो इन सबको भी याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 15 है, आई वेटेड डैश हिम डैश द रेलवे स्टेशन। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, मैंने उसका रेलवे स्टेशन पर इंतजार किया। तो यहाँ पर व्यक्ति का इंतजार करने के लिए वेट फॉर का यूज़ करते हैं, और एक निश्चित स्थान है इसलिए हम यहाँ पर लोकेशन बताने के लिए, स्पेसिफिक लोकेशन के लिए एट का यूज़ करेंगे। राइट ऑप्शन यहाँ पर एट एंड फॉर हो जाएगा, वेटेड फॉर एट द रेलवे स्टेशन हो जाएगा। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस यूजिंग अ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का यूज़ करके हमको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, अगर ऑप्शन से पहचानो तो जहाँ एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो, यानी कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, तो इसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो हमें पार्टिसिपल का यूज़ करना है, बस ये याद रखना, एग्जाम में इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, तो आपको बस तैयार रहना है। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है, क्या बात की, श्याम फाउंड हिज पेन, इट वॉज लॉस्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, राइट ऑप्शन यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा। देखो, एक ही वर्ब चाहिए, एक सब्जेक्ट चाहिए हमें, बाकी इसमें बहुत ज़्यादा क्लॉजेस दी गई हैं, इसलिए हो जाएगा श्याम फाउंड हिज लॉस्ट पेन। अब देखो ये क्यों होगा, यहाँ पर लॉस्ट जो वर्ड है, खोया हुआ, एक पास्ट पार्टिसिपल का काम कर रहा है, यानी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जो कि पेन जो नाउन है उसको क्वालिफाई कर रहा है। सबसे सरल और सटीक तरीका यही है। हियर लॉस्ट इज अ पास्ट पार्टिसिपल एक्टिंग एज एन एडवर्ब टू मॉडिफाई पेन, क्रिएटिंग अ सिंपल सेंटेंस। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। ट्रिक से पहचानो, तो सिंपल सेंटेंस बनाना है तो देखो सभी ऑप्शन में कहीं कॉमा लगा है, कहीं फुल स्टॉप लगा, हमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब चाहिए जो कि हमें बी में मिल रहा। क्वेश्चन नंबर 17 है, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस यूजिंग इन्फिनेटिव का यूज़ करके हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना। ये याद रखना है, किसका यूज़ करना हमें, अब यहाँ पर इन्फिनेटिव का यूज़ करना है। तो यहाँ पर इन्फिनेटिव का यूज़ करके हमें, मेरा एक बेटा है, मैं उसे पढ़ाना चाहता हूँ, आई हैव अ सन टू एजुकेट। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, टू एजुकेट, पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए इन्फिनेटिव फॉर्म है जो यहाँ पर वाक्य को सिंपल बना रहा है, और ये यहाँ पर एक उद्देश्य बता रहा है। और देखो बाकी के ऑप्शन में कहीं पर कॉमा लगा है, कहीं पे कोई भी कंजंक्शन दिया है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि यही एक सिंपल सेंटेंस बन रहा है जो कि इन्फिनेटिव का यूज़ हो रहा है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, वी वेंट डाउन द हिल। तो इसमें डाउन का आपको बताना है कि ये क्या है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। यहाँ पर डाउन नीचे के शब्द में यूज़ हो रहा है, बेंट यानी वर्ब को दिशा बता रहा है, यानी हिल नाउन से संबंध दिखा रहा है। यानी क्या दिखा रहा है, डाउन जो वर्ड है, वेंट एंड हिल के बीच में एक रिलेशनशिप बता रहा है। द वर्ड डाउन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन हिल एंड वेंट। तो ये क्या है, एक प्रपोजिशन है, जो भी संबंध बताए, रिलेशन बताए, वो वर्ड हमेशा प्रपोजिशन का काम करते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, द पुलिसमैन मेड द थीप डैश फास्ट। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? पुलिसकर्मी ने चोर को तेजी से भगाया। यहाँ पर मेक यानी कॉस्टिव वर्ब है। और कॉस्टिव वर्ब कौन कौन सी होती है? मेक, गेट, लेट, हेल्प, ये कॉस्टिव वर्ब होती हैं। कॉस्टिव वर्ब वो होती है जहाँ पर कर्ता खुद काम न करके दूसरों से करवाता है। तो यहाँ पर हमेशा वेयर इन्फिनेटिव का यूज़ होता है, बिना टू की वर्ब का यूज़ हम फर्स्ट फॉर्म में करते हैं। तो कॉस्टिव वर्ब मेक is always followed by a where infinitive which is the base form, जिसको हम बेस फॉर्म कहते हैं, B1 कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा द पुलिसमैन मेड द थीप रन फास्ट। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा रन फास्ट हो जाएगा। यहाँ पर रन्स क्यों नहीं है? रन्स एक प्रेजेंट टेंस है। यहाँ पर मेन वर्ब ऑलरेडी मेड यानी पास्ट में है। मेक के बाद वर्ब कभी चेंज नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर हम रन का यूज़ करेंगे। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा द पुलिसमैन मेड द थीप रन फास्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ये हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, 20 नंबर पे है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? रन हो जाएगा यहाँ पर। लेट अस डैश डाउन द बेंच। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर ABCD में से राइट ऑप्शन क्या होगा? आप सोच लो यहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन है आज का। लेट अस, चलो का मतलब देता है, इसका सेंस होता है चलो के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म आती है। द फ्रेज लेट अस इज ऑलवेज फॉलोड बाय द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो बेस फॉर्म क्या है यहाँ पर? सिट है। तो लेट अस सिट डाउन ऑन द बेंच हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये क्या हमेशा लेता है? V1 लेता है, बेस फॉर्म लेता है, याद रखना है। चलो बेंच पर बैठते हैं, इसका मतलब निकलता है। तो ये बेस फॉर्म लेता है। लेट अस वाले क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे? लाइक से सब्सक्राइब करना एंड नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लेना। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।